आज हम 12th क्लास की बुक पॉलिटिकल साइंस की समकालीन विश्व में सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण अध्याय पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मुझे जो महत्वपूर्ण प्रश्न लगे उन प्रश्नों को मैं आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। तो पहला प्रश्न आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पर्यावरण, हम बचपन से इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पर्यावरण क्या है। दो शब्दों से मिलकर बना है परिधन आवरण, अर्थात हर वो चीज़ जो हमें चारों ओर से घेरती है उसे पर्यावरण कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे आसपास के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। भूमि, जल, पहाड़, मैदान, खनिज पदार्थ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जलवायु इत्यादि सभी क्या चारों ओर से घिरे हुए हैं, तो इसे क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन को समझने से पहले हम समझेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। भाई प्रत्येक वह चीज़ जिसका हम उपयोग करते हैं उसे संसाधन कहते हैं, भाई जिससे हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति को संसाधन हो जाएंगे। लेकिन प्राकृतिक संसाधन कौन होंगे? वे सभी संसाधन प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं और निःशुल्क प्राप्त होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, लकड़ियाँ, फल, जलवायु, हवा, पानी, ये सभी क्या हैं, प्राकृतिक संसाधन। मतलब आपने एक चीज़ याद रखनी कि प्राकृतिक संसाधन वो होंगे जिनका हमें कुछ देना नहीं पड़ता, मतलब फ्री और निःशुल्क हमें प्राप्त होता है प्रकृति के। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है रियो सम्मेलन की सिफारिशों को किस नाम से जाना जाता है। तो रियो सम्मेलन की सिफारिशों को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। यह सम्मेलन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास मुद्दे पर केंद्रित होते हुए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। तो कई बार क्या होता है बच्चों, ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि एजेंडा 21 से आप क्या समझते हैं। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जो एजेंडा 21 है वो रियो सम्मेलन की सिफारिशों से ही संबंधित है। और जो रियो जो सम्मेलन हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण, जो कहाँ हुआ, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ 1992 में। तो रियो सम्मेलन वाला क्वेश्चन कैसे भी आएगा, आप इसको ऐसे के लिख सकते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है साझी संपदा का क्या अर्थ है। आप स्क्रीन में देखेंगे यहाँ भी लिखा हुआ है विश्व की साझी विरासत का अर्थ, कि साझी संपदा वह संसाधन है जिस पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का हक होता है। यह साझा चूल्हा, साझा चारागाह, साझा मैदान, साझा कुआं या नदी कुछ भी हो सकता है। इस तरह विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, इसलिए उनका प्रबंध साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष शामिल है। तो आप क्या समझे इससे कि साझी संपदा यानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, किसी एक देश की नहीं, ऐसी संपदा जिसमें पूरे विश्व का क्या होता है, क्षेत्राधिकार होता है, जिसका संरक्षण का, जिसकी सुरक्षा का जो दायित्व होता है किसी एक व्यक्ति का, किसी एक देश का ना होकर के पूरा विश्व का होता है। जैसा आप उदाहरण में देख रहे होंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल का आज जो पर्यावरण संरक्षण है, जो पर्यावरण प्रदूषण है, जो ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है, या आर्कटिक जो महाद्वीप है जो गल जो उसका जो जो वहाँ पे ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, या समुद्री सतह जो है वो उसका जल स्तर जो बढ़ रहा है, वो कोई एक देश की समस्या नहीं बल्कि एक वैश्विक समस्याएं हैं। तो जिसमें पूरे विश्व का क्षेत्राधिकार होता है या जिसके संरक्षण का जो दायित्व होता है पूरे विश्व का होता है, उसे साझी संपदा कहते हैं। अर्थात हम छोटे शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूं तो साझी संपदा एक ऐसी संपदा होती है जिसमें किसी भी देश का व्यक्तिगत अधिकार ना हो करके पूरे विश्व का उसमें अधिकार होता है, उसे साझी संपदा कहते हैं। और ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि साझी संपदा किसे कहते हैं, भाई जिसमें क्या होता है, पूरे विश्व का होता है अधिकार होता है, जिसके संरक्षण का दायित्व होता है वो पूरे विश्व का होता है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पर्यावरण शरणार्थी से आप क्या समझते हैं। देखिए बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं हो रहा, अगर इस प्रकार प्रश्न आएगा तो आपका उसका उत्तर होगा कि पर्यावरण के खराब होने से, खाद्यान्नों की उत्पादकता घटने से, लोगों द्वारा उस स्थान से हटकर कहीं और शरण लेना पर्यावरण शरणार्थी कहलाता है। 70 के दशक में भयंकर अनावृष्टि से अफ्रीकी देशों के नागरिकों को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा।
तो आप देख रहे होंगे कि क्या कहने का प्रयास हो रहा है उत्तर में, कि जब पर्यावरण के खराब होने, यानी कि पर्यावरण का संतुलन जब बिगड़ जाता है, जिससे कि क्या होता है, जो उत्पादन है वो कम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र के लोगों के क्या होते हैं, खाद्यान्नों की पूर्ति नहीं हो पाती है, उनके पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं हो पाता है, तो वो उसी स्थान को छोड़ कर अन्य स्थान पर चले जाते हैं। उसे पर्यावरण शरणार्थी कहते हैं। यानी कि पर्यावरण के बदलने के कारण, पर्यावरण के विपरीत होने के कारण जब उत्पादन कम हो जाता है, ठीक है ना, जब पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, तो लोग उस स्थान को छोड़ के जब दूसरे स्थान में चले जाते हैं तो पर्यावरण शरणार्थी कहते हैं। इसका उत्तर ये लिखेंगे, ठीक है। ऐसी स्थिति कहाँ हुई थी, 70 के दशक में अफ्रीका के देशों में हुआ था, ठीक। फिर आपके नैरोबी घोषणा के विषय में आप क्या जानते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो नैरोबी सम्मेलन कब हुआ, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा, तो आप उत्तर लिखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक सम्मेलन 1982 में नैरोबी में हुआ, ठीक है। में स्टॉकहोम सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। इस नैरोबी घोषणा में विलुप्त वन्य जीवों के व्यापार से संबंधित प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संपदा तथा खुले समुद्र में प्रदूषण इत्यादि से संबंधित प्रावधानों को स्वीकार किया गया। यानी कि जो नैरोबी सम्मेलन था ये पर्यावरण से संबंधित था। ये जो कब हुआ, 1992 में हुआ, और ये स्टॉकहोम सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुआ। 1992 में स्टॉकहोम सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया तथा इस नैरोबी घोषणा में विलुप्त वन्य जीवों के व्यापार से संबंधित प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संपदा तथा खुले समुद्र में प्रदूषण इत्यादि से संबंधित प्रावधानों को स्वीकार किया गया। विलुप्त का मतलब क्या होता है, उन जीवों के बारे में भी चर्चा हुई नैरोबी सम्मेलन में जो विलुप्त हो गए हैं, जिनकी प्रजाति विलुप्त हो गए हैं शिकार के कारण, बदलते हुए पर्यावरण के कारण, तो उन जीवों के संरक्षण के संबंध में भी नैरोबी घोषणा के अंतर्गत चर्चा की गई थी। तो नैरोबी वाला क्वेश्चन आएगा था इस तरीके। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए। देखिए पहले प्रश्न को समझिए, आप क्या पूछ रहा हो प्रश्न वाला, वो पूछ रहा है वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा, यानी कि पूरे विश्व का जो पर्यावरण था उसका जो सुरक्षा का जो मुद्दे थे वो प्रत्येक देश ने उसे एक प्राथमिकता क्यों दी। मतलब जो वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा था उसे प्रत्येक देश ने, हर देश ने उसके क्या करा, स्वीकारा उसको और उसको प्राथमिकता दी। क्या कारण थे उसके, तो पहला कारण हम देखते हैं उसका कि क्या है, ठीक है। तो निम्न कारण है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में भी आप देखिए। तो पहला कारण क्या लिखा हुआ है कि कृषि योग्य भूमि निरंतर घटती जा रही है, इसके साथ ही मौजूदा कृषि की उर्वरता भी गिरावट आ रही है। तो पहला कारण क्या, तो किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व में क्या हो रही थी, कृषि योग्य भूमि निरंतर घटती जा रही थी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है, जो कृषि योग्य भूमि है उसकी क्या हो रही है, कमी हो रही है। और अब क्या हो रहा है, नई नई खाद्यान्नों का प्रयोग हो रहा है, उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है, जिससे कृषि योग्य जो भूमि है, जो खेत है, उसकी उर्वरक शक्ति भी घट रही है। तो जो ये समस्या है एक वैश्विक समस्या है, जिसके चलते जो वैश्विक पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनको प्रत्येक देश ने क्या करा, प्राथमिकता दी। तो पहला कारण आप समझे होंगे। दूसरा है कि विकासशील देशों की अधिकांश जो जनसंख्या उन्हें पीने के लिए शुद्ध पानी ही नहीं मिल पा रहा है, जिससे जल युद्ध जैसी स्थिति हो जा रही है। भाई जो पानी की समस्या है वो वैश्विक समस्या है, पीने का पानी सबको शुद्ध मिलना चाहिए, इसलिए भी पूरे देश ने इसको समर्थन किया, इस वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा का, ठीक। तीसरा था कि विश्व में तापमान के बढ़ने से समुद्र का जल बढ़ रहा है। मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता रहा था कि पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ेगा तो बर्फ गलेगी, ग्लेशियर गलेंगे, ग्लेशियर गलेंगे तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो बच्चों निश्चित तौर पर जो समुद्र तटीय जो इलाके हैं वो डूबने की कगार में आ जाएंगे। इस खतरे से बचने के लिए भी पूरे विश्व ने प्राथमिकता दी किसको, वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा को। अगला जो चौथा आप देखेंगे मुख्य कारण वो है ओजोन परत में छिद्र होने से पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। आपको मैं बताऊं कि ओजोन परत, भाई पृथ्वी के वायुमंडल में कई परतें हैं, उसमें एक ओजोन परत है जो सूर्य की ओर से आने वाली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकती है। पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पे आने से कौन रोकती है, ओजोन परत रोकती है। और वो ओजोन परत क्या हो रही है, प्रदूषण के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कई ऐसी गैसें हैं, जहरीली गैसें हैं जो ओजोन परत को क्या करा रही है, नुकसान पहुंचा रही है। उसका सीधा असर किस पर पड़ रहा है, पृथ्वी पर पड़ रहा है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां भी आपको देखने को मिले। कैंसर जो बीमारी है, जो सूर्य की प्रकाश जो किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर, कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां देखने को मिल रही हैं। तो ये जो ओजोन परत का जो छिद्र है, इससे किसी एक देश को नुकसान नहीं हो रहा बल्कि पूरे विश्व का नुकसान हो रहा है। इसलिए जो ओजोन परत से संबंधित जो समस्या है ये भी क्या एक वैश्विक समस्या है, इसलिए भी जो वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा का जो मुद्दा था इसको सबने स्वीकारा। अगला है
मत्स्य भंडार घटते जा रहे हैं और चारागाह भी समाप्ति की कगार में है। ठीक, जो मत्स्य भंडार हैं, ये समुद्र में जहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती थी उनके जो भंडार हैं वो घटते जा रहे हैं। अगला है छठवां कि वनों की कटाई से जैव विविधता को हानि हो रही है, जीव जंतुओं को बहुत ही प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। उपरोक्त परिणामों को देखते हुए ही विश्व स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए पहलकदमियों को शुरू हो चुकी है और देशों ने भी इसके लिए सहयोग करना शुरू कर दिया है। भाई जो सबसे बड़ी समस्या हमारे अगल बगल में हम देखते होंगे कि आए दिन हम वनों को काट रहे हैं। वनों को काटने से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, जिससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हमारा अगला प्रश्न है यूएनईपी क्या है, इसके किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। पहले यूएनईपी क्या है, इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो ये क्या है यूएनईपी? यह क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की एक पर्यावरण कार्यक्रम से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी या संस्था है। ठीक, तो यूएनईपी का संबंध क्या? पर्यावरण से संबंध है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, फुल फॉर्म आपको मैं बता दी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। अब इसके दो कार्य पूछे जाते हैं यूएनईपी के। क्या है पहला कार्य? पहला कार्य है इसका कि संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम यूएनईपी सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराया और इस विषय पर अध्ययन को बढ़ावा दिया। तो यूएनईपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए सम्मेलन कराना। ठीक है, पहला से कार्य हो जाएगा। दूसरा है कि इस संस्था का उद्देश्य पर्यावरण की समस्याओं पर ज़्यादा कारगर और सुलझी हुई पहलकदमियों की विश्व स्तर पर व्यापक ढंग से शुरुआत करना था। इसके प्रयासों से पर्यावरण वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण मसला बन गया है। ठीक, कंक्लूजन क्या निकला कि इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की समस्याओं पर ज़्यादा कारगर तरीके से क्या करना? कार्य करना और सुलझी हुई पहलकदमियों की विश्व स्तर पर व्यापक ढंग से शुरुआत करना। इसके प्रयासों को पर्यावरण वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण मसला माना गया। ठीक है, तो यूएनईपी वाला क्वेश्चन भी अगर आएगा तो आप इस प्रकार से उसका उत्तर लिख सकते हैं। और कार्य मैंने आपको बता दें, पहला कार्य क्या था कि पर्यावरण संबंधित मुद्दों पर सम्मेलनों को कराना, और दूसरा कार्य आपने देख दिया कि क्या है कि बहुत व्यापक तरीके से, ज़्यादा कारगर तरीके से क्या करना? पर्यावरण की समस्याओं से संबंधित कार्य करना। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि पर्यावरण से जुड़े हुए सम्मेलन कौन कौन से हैं। तो आपका उत्तर होगा पृथ्वी सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, बाली सम्मेलन, डरबन सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन। ठीक, ये जितने भी सम्मेलन हैं इनका सभी का संबंध किससे है? पर्यावरण से है। आशा करता हूँ आपने सभी जितने मैंने प्रश्न बताए उनको अच्छे से सुना होगा और एक दो बार रिवीजन कीजिए आप इनका। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, और आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लेंगे। और पर्यावरण से संबंधित एक प्रश्न हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, और आप इस सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, अपने नोटबुक में उतारेंगे। और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।